हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएससी पेपर 4 का पहला लेक्चर है। और डीएससी पेपर 4 है आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो आता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। इसमें मैंने सिलेबस को 2 पार्ट में कर दिया है सुविधा के लिए। एक वैसे टॉपिक जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे ऐसे टॉपिक्स जो एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में आपका न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज करना है, न्यूक्लियर मॉडल्स, रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल में जहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे वो एक्सेलेरेटर्स हैं, डिटेक्टर्स हैं। ठीक है। अब रेफरेंस बुक के लिए एक क्रेन की बुक है, केनेथ एस क्रेन विले पब्लिकेशंस की इंट्रोडक्टरी न्यूक्लियर फिजिक्स। ये स्टैंडर्ड बुक है। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स की कोई भी देसी राइटर की बुक, लोकल राइटर की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। सब में आपको जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। पांडे यादव है, सत्य प्रकाश है, गुप्ता कुमार, स्केलर वगैरह जो भी आपके पास हो। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट जो हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाला है, टॉपिक 1। तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियस, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस एंड देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। सेकेंड टॉपिक है क्वांटिटेटिव फैक्ट, quantitative facts about mass, nuclear mass, nuclear radii, charge density, mass density, charge and mass density, फिर है बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर प्लॉट, फिर है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर, एन ए प्लॉट। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम, पैरिटी, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक मोमेंट्स, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक मोमेंट्स एंड एक है न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट्स, वो कम है। बेसिकली इस कोर्स के इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस होगा वो आपके या शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है, खास करके इस पोर्शन से। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, ये एंगुलर मोमेंटम, ये वाला, ये बेसिकली ये टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और नोट्स आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। कोई फुल क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनेगा या नहीं आता है। बेसिकली जो फुल क्वेश्चन हैं वो आगे वाले टॉपिक से आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए, थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं बहुत स्टार्टिंग से, जो कि आप में से कई लोग या आप में से सब लोग जानते ही होंगे। न्यूक्लियर का कोर्स आपके पास 12th लेवल से ही पढ़ना होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में हम देखते कहाँ से कब पहली बार न्यूक्लियस की चर्चा हुई। तो एक जे थॉमसन से स्टार्ट करते हैं। जे थॉमसन, ये 1904 में एक मॉडल दिया जिसका नाम था, इस मॉडल का नाम है
नाम थोड़ा सा ऐसा है कि आपको उस नाम से पता नहीं चलेगा क्या कह रहा है, इसलिए उसका एक और नाम रखा गया है। नाम है उसका प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है। प्लम पडिंग से शायद क्लियर नहीं भी हो, तो इसके लिए एक दूसरा नाम रखा गया है ताकि क्लियर हो। वाटरमेलन मेथड, वाटरमेलन मेथड, ठीक। या मेथड या वाटरमेलन मेथड नहीं, मॉडल बेटर है, मॉडल, ठीक है। बेसिकली जे थॉमसन ने क्या कहा, 1904 के टाइम में दो बातें क्लियर थी। एक की चार्ज एटम न्यूट्रल होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है जो कि करंट फ्लो में फ्लो कर रहा है, तो करंट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो जे थॉमसन ने एटम के मॉडल को के बारे में कहा कि एटम जैसे वाटरमेलन होता है, तरबूज जो होता है ना, तरबूज जैसे होता है। तरबूज क्या है, आप तरबूज में काले काले दाने हैं, ठीक है। तो एज्यूम कीजिए कि पूरा तरबूज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसमें उसका दाना है वो नेगेटिव, जो इम्पिंज्ड है, उसमें घुसा हुआ है, वो आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर एक लाइन में से लिखें इस मॉडल को, तो हम कह सकते हैं कि द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, द नेगेटिव, हालांकि नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता ही है, बट फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, occupied a region, occupied a region of space, a region of a space that was uniformly positively charged. अब ध्यान दीजिए, अगर फिगर ड्रॉ करें, सपोज ये तरबूज का पोर्शन अगर हम लेते हैं, और सपोज क्या कि ये पूरा, ये जो तरबूज है ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये उसका दाना जो है इसमें इम्पेज्ड है, जो कि इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक। ये उनका मॉडल था थॉमसन का। अब थॉमसन का स्टूडेंट था अर्नस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड का भी नाम सुना होगा आपने, थॉमसन का भी नाम सुना होगा। तो रदरफोर्ड ने इस मॉडल को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो ये 1904 में आया मॉडल, और जो रदरफोर्ड है, हम इसको बदलते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन 1909 में एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उसके वेरिफिकेशन के लिए। और इस एक्सपेरिमेंट में इनके दो स्टूडेंट्स थे जो कि इनको इन्होंने कहा कि आप एक्सपेरिमेंट करो, रदरफोर्ड। उनका नाम था एक हैंस गीगर, GEIGER, एंड अर्स्ट मार्सडेन, ठीक। ये गीगर वही है, गीगर न्यूटन लॉ निकल में पढ़ेंगे, गीगर न्यूटन, ठीक। तो इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है हिस्ट्री ऑफ साइंस में, अल्फा स्कैटरिंग। और जो आपको जानकारी भी होगी, आपने से पढ़ा भी होगा, एक्सपेरिमेंट। तो हम इसके सिर्फ कंक्लूजन पे जाएंगे, इसके एक्सपेरिमेंट के डिटेल में नहीं जाएंगे। ये आप डिफरेंट कोर्सेज में पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे डिटेल से। अब 1909 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, काफ़ी
तरीके से, हर तरीके से इसने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन लेने के बाद एक्सपेरिमेंट मान के ये चला कि जो थॉमसन मॉडल है, अगर पॉजिटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स इम्पिंज्ड है तो अल्फा पार्टिकल अगर उससे पार करे ऐसे एटम से तो थोड़ा सा डेविएशन होगा और वो पार कर जाएगा, हल्का हल्का डेविएशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या रखा गया कि गोल्ड फॉयल लिया गया और अल्फा पार्टिकल से उसको हिट, गोल्ड फॉयल को हिट करवाया गया। सवाल है उन्होंने गोल्ड फॉयल क्यों लिया? तो गोल्ड फॉयल इसलिए कि उसको पीट के, गोल्ड ऐसा मटेरियल इसको पीट के और जितना पतला करना चाहे, पत्ता बनाना चाहे बना सकते हैं। ये चाहते थे कि एक एटॉमिक लेयर ही रहे या मिनिमम नंबर ऑफ एटॉमिक लेयर्स रहे। ठीक है, इसलिए गोल्ड फॉयल लिया। फिर अल्फा पार्टिकल क्यों लिया? तो उस समय चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करने का कोई एक्सलेटर तो था नहीं, तो न्यूक्लियस से जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स आ रहे थे वो एक्सलेटेड पार्टिकल्स थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल यूज किया। अब इसके चारों तरफ डिटेक्टर्स लगा दिए। देखिए, एक साइंटिफिक चीज़ों को जरा सा ध्यान से देखिए। जब मॉडल, थॉमसन मॉडल कहता है कि अगर थॉमसन मॉडल सही है, अगर आप मान के चलते हैं आपने मॉडल दिया वो सही है, तो उसका कंक्लूजन यही है कि जो अल्फा पार्टिकल ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल। इससे गोल्ड फॉयल जो एटम है तो इससे पार करता हुआ हल्का डेविएट होगा और निकल जाएगा, इससे पार करेगा हल्का हल्का डेविएट होगा निकल जाएगा। तो आपको इस सारे डिटेक्टर लगाने की जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने ये मानते हुए कि क्या ऐसा अगर नहीं हुआ या होगा नहीं होगा, ये मान के कि उन्हें बस थॉमसन मॉडल को पूरी तरह से वेरीफाई करना है, तो चालाकी ये दिखाई कि हर तरफ डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे उन्होंने। अब आश्चर्य तब हुआ जब इसका रिजल्ट आया। ठीक है, रिजल्ट में देखा गया कि अल्फा पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स तो पार कर जा रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम पार्टिकल्स पार कर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो 90 डिग्री से डेविएट कर रहे हैं, और करीब 10,000 में एक पार्टिकल ऐसा भी है जो कंप्लीट यू टर्न लेके वापस आ जा रहा है, 180 का रिफ्रैक्शन लेके आ जा रहा है, जा रहा है आ रहा है। तो इससे उन्होंने कहा कि इस जो थॉमसन मॉडल है वो तो सही नहीं हो सकता। तो मॉडल इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने जो मॉडल बनाया उसका नाम रखा, जो कि प्लेनेटरी मॉडल, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल उन्होंने प्रपोज जो किया रदरफोर्ड और उनके कलीग्स ने, मतलब साथ में काम करने वाले स्टूडेंट्स ने 1911 में। तो इस मॉडल में उन्होंने ये कहा, कंक्लूजन ये निकाला कि जो एटम का मैक्सिमम भाग जो है वो एम्प्टी है, खाली है। ठीक, इस वजह से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पार कर जा रहे हैं, और एटम के सेंटर में मैक्सिमम जो मास है वो कंसंट्रेटेड है और पॉजिटिवली चार्ज भी उसी सेंटर में ही है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ सराउंडेड है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या क्या पॉइंट आया इसमें? यहीं से आपका न्यूक्लियस के बारे में हुआ कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, कैसा है। इन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ मास of an atom was concentrated in minute positively charged region जिसको नाम दिया द न्यूक्लियस। यहीं से न्यूक्लियस हमारा पहली बार चर्चा में हुआ है। सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, जिसे सोलर सिस्टम में सन है, उसके सराउंडिंग आपका प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वैसे ही आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड लार्ज स्पेस ऑफ एटम आर एम्प्टी, लार्ज स्पेस of
एटम इज एम्प्टी। तो मेरे पास न्यूक्लियस की चर्चा हमें करना है, न्यूक्लियस आ गया इस मॉडल से न्यूक्लियस का। अब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का रेडियस निकालने का भी कोशिश किया और निकाला भी। तो देखिए न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, एटम का मास कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इतनी बातें यहाँ क्लियर हो गई। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है, जो रदरफोर्ड ने निकाला, वो इस तरीके से निकालने की कोशिश की। मान लीजिए कि एक अल्फा पार्टिकल क्या है, बेसिकली हीलियम आयन है, हीलियम 2 4 हीलियम न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल क्या, हीलियम न्यूक्लियस है। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स है हीलियम न्यूक्लियस जो है। ये सपोज गया और ये 180 से वापस आया, और ये मान लीजिए कि आपका एटम। तो ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से, मतलब जहां से ये टर्न आ रहा है वापस आ रहा है, तो यही आपका जो होगा न्यूक्लियस का रेडियस होगा। अब अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दिया गया, और ये यहाँ पे सारा काइनेटिक एनर्जी इसके रिपल्सन की वजह से, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन की वजह से सारा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। थोड़ी देर के लिए यहाँ चार्ज रुका और रिपल्स बाहर की और फिर वापस टर्न हो गया। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखें, मान लीजिए अगर मास है अल्फा पार्टिकल का m, वेलोसिटी v से हम अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, और यही काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज हो गया आपका अल्फा पार्टिकल का, Q2 गोल्ड फॉइल का जो एटम है पॉजिटिव प्रोटॉन्स का चार्ज वो हो गया बटे r। ठीक, तो यहाँ से R हम निकालेंगे। तो R जो निकाला गया यहाँ से, देखिए सबका वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, वेलोसिटी जो भी एक्सपेरिमेंट के दौरान दिया गया वो वेलोसिटी, चार्ज ऑफ गोल्ड फॉइल के सेंटर में जो पॉजिटिव जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज होगा वो, ये हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं उसका चार्ज, और यहाँ से R निकला। तो R जो कैलकुलेट किया गया वो लेस देन 10⁻⁻14 मीटर आया। ठीक, तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस आ गया हमारे पास पहली बार, कि न्यूक्लियस कहाँ से आया, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस आया। न्यूक्लियस का रेडियस भी 10⁻14 है। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि R क्या लिख देते हैं, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, यहाँ लिख देते हैं वेयर m इज द मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, v इज द वेलोसिटी न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल, velocity of alpha particle, Q1 charge of alpha particle, Q2 charge of gold nucleus, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 79 होगा, इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये हो गया। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है आपका, ये कांस्टेंट है, ये तो इसका वैल्यू को पता 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो सब मास, ये भी आपके पास वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, सारा वैल्यू आप होमवर्क के रूप में लीजिए,
ये होमवर्क है, आपको कैलकुलेट करके देखिए कि आर का वैल्यू इसके अप्रॉक्स आता है कि नहीं। ये वैल्यू कुछ आएगा 2.7 इंटू 10⁻14 के राउंड आएगा, ऑलमोस्ट जो है 2.7 इंटू 10⁻14 मीटर के पास आएगा। आप चेक करके देखिएगा सारे वैल्यूज। ये जो कॉन्स्टेंट के वैल्यू है मास का, वो आपको टेक्स्ट बुक में कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी टेक्स्ट बुक में या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या आपके 11th-12th की बुक में उसमें मिल जाएगा। तो आप उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अब हम ये तो न्यूक्लियस रेडियस जो है हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, न्यूक्लियस में पहला हमने क्या देखा कि ये एट द सेंटर ऑफ एटम पे है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज्ड, ये मैसिव है, सारा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। और साइज जो भी हम ले रहे हैं, साइज टीनी है, काफ़ी छोटा है, वेरी स्मॉल। अब साइज कितना स्मॉल है इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये एक तो रदरफोर्ड ने निकाला, उसके बाद क्या है, बाद के एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट तरीके से जो रेडियस कैलकुलेट किया गया, वो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियर रेडियस ये कैलकुलेट किया गया 0.8 फर्मी 10⁻15 मीटर। यूरेनियम एटम का जो न्यूक्लियर रेडियस कैलकुलेट किया गया वो आता है 7 इंटू 10⁻7 फर्मी मीटर। ठीक, और आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो कितना होता है, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5 एंगस्ट्रॉम। नहीं, 0.5 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको हम 15 मैंने फर्मी में लिखें तो क्या लिखेंगे, 50,000 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, 5 गया 5 आ जाएगा। ठीक, एंगस्ट्रम आपका 10⁻10 मीटर होता है, आप इसको करके देखिए, 10 मीटर होता है। अब इसको मैंने फर्मी में लाने के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका। एक कंपेयर करना चाहते हैं कि साइज, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर साइज में कितना का डिफरेंस है, कितना गुना ज़्यादा है एटॉमिक साइज न्यूक्लियर साइज से। तो रेशियो निकालिए, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम, यह है 50,000 इंटू 10⁻15 मीटर, और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, यह है 0.8 इंटू 10⁻15 मीटर। ये कट गया, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आएगा 62,500। अब थोड़ा सा हम अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियर रेडियस से 62,500 62,500 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचें कि क्या है, तो उसके लिए एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। मान लीजिए कि ये बॉल है आपके सामने, ठीक है, और इस बॉल का रेडियस ऑलमोस्ट डायमीटर इसका 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका 2.5 सेंटीमीटर होगा। अगर मान लेते हैं इस बॉल का जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर है, और अगर ये अगर न्यूक्लियस है, इसका 2.5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये अगर इसको न्यूक्लियस मानते हैं, तो इसके लिए जो एटम होगा वो कितना बड़ा होगा। अगर न्यूक्लियस अगर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला हो, तो जो एटम होगा उसका रेडियस कितना होगा, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस बॉल का रेडियस जो है
ये 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम इसका ये अगर आपका मान लिया कि ये न्यूक्लियस है, सपोज इसको अगर हम मानते हैं कि न्यूक्लियस है, तो इसके लिए जो एटम का साइज होगा, साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एटम मैंने एटॉमिक रेडियस मैंने साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस 2.5 सेमी इंटू 62,500। तो ये आपके पास कैलकुलेट आप कीजिएगा तो ये आएगा 1.56 किलोमीटर। सोचिए आपके पास ये 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का बॉल है, 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा। ये अगर न्यूक्लियस है तो एटम का साइज होगा वो 1.5 किलोमीटर, 1.56 के करीब, 6 भी आएगा, 1.56 किलोमीटर, 1.56 किलोमीटर होगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर रेडियस और एटॉमिक रेडियस में कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगेन अपना न्यूक्लियस पे निशाना साधते हैं। न्यूक्लियस में अभी तक हमने क्या देखा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन है। ठीक, तो जब ये न्यूक्लियस की बात हुई 11 में, 1911 में, उस समय न्यूट्रॉन जैसा कुछ डिस्कवर नहीं हुआ था। चैडविक ने 1932 में, 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया था, डिस्कवरी की थी। तो इसमें ढेर सारे मॉडल्स आए कि प्रोटॉन है, अंदर में क्या मॉडल आया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अंदर होगा। फिर ढेर सारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं हो सकता है। फिर जो न्यूक्लियस से निकलने वाले रेडिएशंस पे रिसर्च होता रहा, उस रेडिएशंस को फिर चैडविक ने कहा कि नहीं ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, तो उसने नाम रखा न्यूट्रॉन होगा। तो लास्ट में कंक्लूजन आया कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी है। तो पी आपका प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, एन न्यूट्रॉन है। इन दोनों को कंबाइनली न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन, ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस है, दिस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक, पी प्रोटॉन आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। ठीक, यहां तक हम पहुंच गए। अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी चर्चा करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो न्यूक्लियस में कैसा है, कैसे सिचुएटेड है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, अगर ये न्यूक्लियस है और मान लें कि प्रोटॉन एक हम प्रोटॉन कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि न्यूक्लियर मैटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैव अप्रोक्सीमेटली सेम रेडियस। एक लाइन लिख रहा हूं मैं, न्यूक्लियर मैटर distribution and nuclear charge distribution have approximately
सेम रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रेडियस, इसका मतलब क्या, जो न्यूक्लियर चार्ज रेडियस इज इक्वल टू न्यूक्लियर मास रेडियस। और ये ऐसा इसलिए है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर में एक जगह प्रोटॉन कंसंट्रेटेड है, दूसरी जगह न्यूट्रॉन्स है, या एक जगह न्यूट्रॉन्स है साइड साइड में, प्रोटॉन साइड साइड में, ऐसा नहीं है। दोनों का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम सिमिलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या फैक्ट है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are uniformly distributed throughout the volume of the nucleus. ठीक, दो फैक्ट। अगला फैक्ट है कि देखिए ये क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस क्या है, एक एग्रीगेशन, एक जमावड़ा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। एग्रीगेट प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिक्स होके एक जमा हो, कलेक्शन से। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका इसका शेप स्फेरिकल ही होगा, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए लिया गया कि स्फेरिकल शेप है, बट एग्जैक्टली ये स्फेरिकल होना जरूरी नहीं कि स्फेरिकल ही होगा, ठीक है। उसी में ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई भी कहेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, तो लिख सकते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। तुम कह सकते हैं नॉट नेसेसरी अच्छा, ऐसे मत लिखिए इसको, ऐसे लिखते हैं न्यूक्लियर आर कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स, न्यूक्लियर collections of nuclear particles। न्यूक्लियर पार्टिकल्स क्या क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। that might not resemble to sphere, ठीक है। एग्रीगेशन है, जमाड़ा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो स्फेरिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, for the sake of convenience, we assume it we assume a spherical shape of nucleus, a spherical shape of nucleus, ठीक। और एक बात यहाँ और भी आती है, जो कि जमा कलेक्शंस है, गैदरिंग, ये आपस में इम्प्रिंट है आपस में ये सारे, तो इसका एक शार्प बाउंड्री भी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यूक्लियस do not have sharp boundary, ठीक।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, न्यूक्लियर मैटर डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम है, इसलिए न्यूक्लियर मैटर रेडियस और चार्ज रेडियस सेम होगा। प्रोटॉन उसी कंसिक्वेंस है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का शेप कोई जरूरी नहीं कि स्फीयर ही होगा, स्फेरिकल ही होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस का बाउंड्री भी हमारे पास शार्प बाउंड्री नहीं है, ठीक है। लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम मानते हैं कि ये स्फेरिकल शेप है और बाउंड्री शार्प है, ठीक है। दोनों कन्वीनियंस के लिए मानते हैं। अब हम एक चीज और देखेंगे, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक। और चार्ज डेंसिटी और मास डेंसिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी है, अगर उसका जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, न्यूक्लियर डेंसिटी जो है, न्यूक्लियर डेंसिटी अगर रो लेते हैं तो रेडियस के साथ जो डेंसिटी है, अभी हमने देखा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अब डेंसिटी का जो ग्राफ प्लॉट किया गया, अगर ये एक्स एक्सिस लेते हैं या वाई एक्सिस लेते हैं, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस में अगर हमने रेडियस मान लिया, ठीक है, आर से नोट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस में हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी रो है, ये आपका वाई एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस में है। तो ग्राफ जो पाया गया वो ऐसा है, ठीक। अब देखिए, ये आपका रो मैक्सिमम है, ये पॉइंट जो है ये रो है, ये रो मैक्सिमम है, रो मैक्सिमम, रो एम कर देते हैं। अब इस ग्राफ के हिसाब से देखिए, जब रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, सिर्फ जो बाउंड्री के पास जो है ये स्लाइड वेरिएशन है, डाउन हो रहा है, ठीक, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करता है जीरो हो जा रहा है बहुत कम रीजन में, छोटे से रीजन में। तो ये डेंसिटी, आपका जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और न्यूक्लियर डेंसिटी आपका सिर्फ वैरी कहाँ कर रहा है, एकदम बाउंड्री पे, शार्प बाउंड्री नहीं, वहां पे हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी वैरी कर रहा है। तो इस ग्राफ से देखिए जो है, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी is constant throughout, constant throughout, only it changes vary at boundaries, ठीक, जैसा कि क्लियर है। अब यहाँ पे अगर न्यूक्लियर डेंसिटी का हम ये 90% वाला पोर्शन ले, जहाँ पे 0.9 रो एम अगर लेते हैं, या जो मैक्सिमम का है डेंसिटी उसका 0.9, ये मतलब 90%, और जो 0.10% वाला पार्ट मान लीजिए 0.10%, मतलब 0.10%, 10% है तो 0.1 रो है। तो ये जो रीजन है ये रीजन कहलाएगा स्किन थिकनेस, स्किन थिकनेस मतलब वो रीजन जहां पे आपका न्यूक्लियर डेंसिटी 90% से 10% हो जाए वो आपका स्किन थिकनेस कहला रहा है। और वो रीजन जहां पे न्यूक्लियर डेंसिटी 50% हो जा रहा है, 0.5 रो हो जा रहा है, रो ऑफ मैक्सिमम,
वो जो आर आएगा तो ये हमारा मीन रेडियस कहलाएगा, ये पोर्शन मीन रेडियस। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि न्यूक्लियर जो है एग्रीगेशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, तो साफ स्फेरिकल शेप इसका नहीं है। स्फेरिकल शेप नहीं है तो मीन रेडियस डिफाइन करेंगे। तो जिस जगह पे आपका डेंसिटी जो है 50% हो जाए या है 0.5 ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी है, वो आपका उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड मीन रेडियस। तो हमारे पास ये फैक्ट आया कि डेंसिटी कांस्टेंट है। देखिए, तो अब यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ, डेंसिटी बेसिकली न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है क्या, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेम डिस्टेंस पे है। अब एक एग्जांपल लीजिए, जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं। अर्थ में क्या है कि जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे जाइएगा, जमीन के नीचे, तो अर्थ का जो मटेरियल है और डेंस होता जाएगा। कोर सबसे ज्यादा डेंस प्लेस है अर्थ का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? सेंट्रल फोर्स है, सेंटर क्यों लग रहा है, वो सारा डेंसिटी वेरिएशन हो रहा है। मैक्सिमम डेंसिटी आपका सेंटर की ओर, सेंटर पे। और न्यूक्लियस के केस में क्या देख रहे हैं कि हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी आपका कांस्टेंट है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स नहीं हो सकता है, ये अलग काइंड ऑफ फोर्स है। तो जो न्यूक्लियॉन्स आपस में कंबाइन किए हुए हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सो न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बाउंडेड by a strong force that is called nuclear force। ठीक, तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम एक बात तो क्लियर हो गया, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स। क्योंकि सेंट्रल फोर्स होता तो डेंसिटी हमारा वैरी करता, सेंटर में इंक्रीज कर देना, सेंट्रल फोर्स। फिर न्यूक्लियर फोर्स क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है। तो चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियर का साइज काफी छोटा है, इसके बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा है, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक, और ढेर सारे प्रॉपर्टीज में है, अभी जब हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आएंगे। ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्पिन डिपेंडेंट है, स्पिन डिपेंडेंट है। ठीक, तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अब मेन चीज़ हमारे पास क्या है कि देखिए, कोहेरेंस कंसिस्टेंसी। देखिए, पहला पॉइंट था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उसकी वजह से हमारा आया कि डेंसिटी आपका कांस्टेंट, डेंसिटी वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो डेंसिटी वेरिएशन नहीं हो रहा है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच एक काइंड का फोर्स लग रहा है, उसका नाम न्यूक्लियर फोर्स हो गया। जो कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा है। न्यूक्लियर फोर्स आपका न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, सबके बीच ये आपका काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट हम लेके आते हैं। हमने भी क्या देखा कि रो जो डेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट। ठीक, न्यूक्लियर डेंसिटी। अब रो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। तो जो मास नंबर है उसको हम ए से दिखाते हैं, मास नंबर बाय वॉल्यूम। स्फेरिकल मान के चलते हैं 4/3 पाई। आर अगर हम रेडियस मानते हैं तो आर क्यूब इज कांस्टेंट।
ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू A1/3, वेयर ए क्या है, मास नंबर है, आर है न्यूक्लियर रेडियस, रोज डेंसिटी है, तो इसका फिर आया आर इज इक्वल टू R0 A/1/3। जो रेडियस है वो मास नंबर पे डिपेंड कर रहा है, जहाँ पे R0 कांस्टेंट है और ये आपका 1.2 फर्मी, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। तो जो न्यूक्लियर रेडियस है वो मास नंबर से इस तरह से रिलेटेड है। आप मास नंबर पता हो तो न्यूक्लियर रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस पता हो तो मास नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज टाइम में काफ़ी हो रहा है, 45 मिनट होने वाला है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको समराइज करेंगे और फिर से उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कोई अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब चैनल पे या फ़ोन पे पूछ सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कमेंट लिख कीजिए, लाइक कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप देख रहे हैं, और वीडियो देखिए, क्योंकि मैं मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप देखेंगे नहीं और मुझे आप देख रहे हैं और मुझे पता भी चलना चाहिए कि हाँ आप देख रहे हैं, तो मैं आगे और कोशिश करूँगा कि अच्छा और मेहनत करके और अच्छा वीडियो बनाया जाए, अच्छा कंटेंट डाला जाए अच्छे तरीके से। तो चलिए, ठीक है।